हिंदू जेठानी मुस्लिम देवरानी का एक ससुराल। पता है पड़ोसन की बहू क्या गाते हुए नाच रही थी? बन्ना बीटेक एमटेक पास, बहू मिली अंगूठा छाप, बन्ना मांगे कर्टन, बहू ले आई बर्तन, बन्ना बीटेक पास, बहू मिली अंगूठा छाप। मुझे तो लगता है सच में ही बहू अंगूठा छाप है। देखा नहीं कैसे बंदर की तरह उछल के नाच रही थी। खैर, मेरी देवरानी को कब लाओगी आप? बस कल ही मैं पंडित जी से बात करूंगी। दोनों सास बहू बातें कर रही थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। फिर दोनों उठकर दरवाजे की ओर जाती हैं, जहां सरस्वती अपने छोटे बेटे जतिन को एक मुस्लिम हिजाब बांधे लड़की का हाथ पकड़े हुए देखती है। जतिन, ये क्या बदतमीजी है? तू एक मुस्लिम लड़की से शादी कर उसे यहाँ ले आया है? बोल। हाँ माँ, मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने दूसरे धर्म की लड़की से शादी कर ली, पर आजकल माँ ये बहुत नॉर्मल है और मैं तबस्सुम से बहुत प्यार करता हूँ। आप एक बार उसको अपना कर तो देखिए, सच में बहुत अच्छी है। हे कृष्ण भगवान, देवर जी आपने क्या कर दिया? मैं तो इतने सपने सजा कर बैठी थी, अभी आपकी शादी की ही बात कर रही थी माँ जी से, और आपने सब खराब कर दिया। मुझे एक मुस्लिम देवरानी मंजूर नहीं है, और एक ससुराल में तो बिल्कुल नहीं। बिल्कुल ठीक कह रही अंकिता बहू। अम्मी जान, हम आपको शिकायत का एक मौका नहीं देंगे, यकीन माने हमारा। अल्लाह के खैर से हम सब काम बखूबी संभाल लेंगे। प्रणाम अम्मी जान। इतना कहकर तबस्सुम सरस्वती के पैरों को छूती है तो सरस्वती अपने कदम पीछे हटा लेती है। तुझे क्या लगता है मैं एक मुस्लिम बहू को अपनी बहू मान लूंगी? कभी नहीं। माँ, आप क्या चाहती हैं? आपका छोटा बेटा हमेशा के लिए यहाँ से चला जाए? पर मैं अपनी माँ से दूर नहीं रह सकता हूँ, आप ये जानती हैं। देख रही है तू अंकिता, कैसे मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है। इसे पता है मैं इससे कितना प्यार करती हूँ, फिर भी इसने ऐसा किया। अब मैं तुझे कहीं नहीं जाने दे सकती, इसलिए ये मुस्लिम मुर्गी रह लेगी तेरे संग। पर माँ जी, यही सही है बहू, मानना ही होगा। कोई भरोसा नहीं है, ये मुस्लिम बहू अपना जादू चला दे तो माँ जी पर मुझे इसे टक्कर देनी होगी। अब बताती हूँ जेठानी क्या होती है। सरस्वती और अंकिता गुस्सा होकर घर में चले जाते हैं। वहीं जतिन तबस्सुम को अपने कमरे में ले आता है और उसके गालों पर हाथ रखकर कहता है, तबस्सुम, तुम फिक्र मत करो। भले ही माँ ने तुम्हारा गृह प्रवेश नहीं किया, पर एक न एक दिन माँ तुम्हें जरूर अपना लेंगी। तुम हो ही इतनी अच्छी। हम जानते हैं आप हमारा दिल रखने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं, पर यकीन मानिए हम अम्मी जान का दिल जरूर जीतेंगे। ऐसा कहकर तबस्सुम अपना सामान जतिन की अलमारी में रख देती है। उसके बाद दोनों अपने प्यार के लम्हों में खो जाते हैं। अगली सुबह तबस्सुम जल्दी उठकर नमाज पढ़ रही थी कि तभी खिड़की से जाते हुए जेठानी देख लेती है। ओहो, माँ जी को बताती है उनकी मुस्लिम बहू कैसे पूजा करने की जगह नमाज पढ़ रही है। अंकिता ये कहकर सास को एक की चार लगाकर बता देती है। क्या सच में वो मुस्लिम बहू ऐसे कह रही थी? आने दे, मैं बताती हूँ। उसको घर में रहना है तो सरस्वती देवी के इशारों पर नाचना होगा। कुछ देर बाद तबस्सुम चाय लाकर सास और जेठानी को देते हुए कहती है, बाजी अम्मी जान, हम सुबह का चाय नाश्ता बनाकर लाए हैं, खाइए। और जतिन जी ने हमें बताया था पहली रसोई में कुछ मीठा बनता है, तो हमने गुलाब जामुन बनाए हैं। तबस्सुम की बात सुन सरस्वती उसके हाथ से चाय का कप लेकर गिरा देती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पवित्र रसोई में घुसने की? पता नहीं किन किन बर्तनों और डिब्बों को छूकर तूने उन्हें अछूत कर दिया होगा। तू तो मांस मच्छी खाती है ना, तेरे हाथ की चाय पीने से अच्छा तो मैं जहर खाकर मर जाऊं। और क्या कह रही थी तू बड़ी बहू को कि तू पूजा पाठ नहीं करेगी? इस घर में रह रही है तो पूजा पाठ तो तुझे सीखना ही होगा। ये नमाज पढ़ने नहीं दूंगी मैं तुझे। या अल्लाह, बिल्कुल ठीक कहा माँ जी ने, सारा धर्म भ्रष्ट कर दिया इस मुस्लिम देवरानी ने। क्या अम्मी जान, जरूर आपको कोई गलत फहमी हुई है। बाजी से तो हमारी कोई बात ही नहीं हुई, और रही पूजा की बात तो हम जरूर करेंगे, पर नमाज करना नहीं छोड़ सकते। देखा माँ जी आपने, बिल्कुल इसी टोन में इसने सुबह मुझसे ऐसे कहा था और अब पलट रही है। लगता है ये देवर जी को अपनी तरह बना देगी, उनका धर्म चेंज कर देगी। ये मुस्लिम लोग आजकल यही कर रहे हैं। हे भगवान, ये तो बिल्कुल नास पीटी करमजली निकली। सुन, जो भी है, तंबाकू तबस्सुम कबस्सुम, अगर तुझे इस घर में रहना है तो हिंदू धर्म अपनाना होगा। हिंदू रीति रिवाज और ये बुर्का हिजाब जो भी है इसे हटा और बड़ी बहू की तरह साड़ी पहन करा। अगर मोहल्ले में किसी ने तुझे ऐसे रूप में देख लिया तो मेरी तो नाक ही कट जानी है। ये सारी बातें सुनकर तबस्सुम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अम्मी जान, हम नहीं जानते बाजी हमसे किस बात की खता कर रही है, पर यकीन मानिए
आपका दिल जीतने के लिए अगर हमें हिजाब हटाकर साड़ी भी पहनना पड़े, पूजा करनी पड़े तो हमें मंजूर है, लेकिन हम अपने धर्म को नहीं छोड़ेंगे। हम दोनों को साथ लेकर चलेंगे। अगर हमने कुछ ज्यादा कह दिया तो हमें आप मुआफ कीजिएगा। तभी तबस्सुम रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ अंकिता अपनी सास को और भड़का देती है। अगले दिन तबस्सुम नमाज पढ़ने के बाद साड़ी पहनकर सरस्वती के पास आती है, जहाँ वो उसे कुछ जली कटी सुना देती है और एक पूजा होती है जिसमें सरस्वती तबस्सुम पर गंगा जल छिड़कती है। अंकिता बहू, थोड़ा गंगा जल रसोई में भी छिड़क देना। और तू तबस्सुम तंबाकू जो भी है, अब तू साड़ी में मेरे घर की बहू लग रही है। अब जा रसोई का काम निपटाकर घर की सफाई, पर्दे, चादर, तकिए, सारे कपड़े धोने के लिए बाहर रखे, जाकर धो उन्हें। जी अम्मी जान। फिर तबस्सुम रसोई में जाकर खाना बनाती है और फिर सरस्वती के बताए सारे कपड़े धोती है। वक्त गुजरता है। अंकिता जेठानी होने का पूरा फायदा उठाते हुए तबस्सुम के काम को बिगाड़ दिया करती थी। अपने काम भी उसे करने को देती थी और खुद बिस्तर पर आराम फरमाती थी। वहीं जतिन ऑफिस के सिलसिले में इतना बिजी रहता था कि उसे तबस्सुम के साथ हो रही नाइंसाफी का कुछ पता नहीं था। सास और जेठानी दोनों ने तबस्सुम को बहुत परेशान किया था। एक दिन, ओ तबस्सुम, ये तुमने क्या बकवास बनाया है? ऐसे खाना बनाया जाता है क्या? छोले को तुमने ठीक से फुलाया भी नहीं। इसमें उन मसाले का स्वाद ही नहीं है जो होता है छोलों में। अरे बहू, इस करमजली मुस्लिम बहू को कुछ नहीं आता। पता नहीं मेरे बेटे पर इसने क्या टोटका कर दिया जो इसके प्यार में पड़ गया। अम्मी जान, बाजी फिक्र ना करें, हम दोबारा बना कर लाते हैं। पता नहीं क्यों आज शरीर टूट रहा है और सुबह से चक्कर आ रहे हैं। कोई बात नहीं अम्मी जान, और जेठानी को भूखा भी तो नहीं रख सकती। धीरे धीरे तबस्सुम रसोई में जाकर खाना बनाती है। उस दिन दोपहर में जतिन जल्दी आ जाता है। कमरे में तबस्सुम ना मिलने से वो बाकी जगह उसे ढूंढता है। जहाँ सास और जेठानी टीवी देखकर हंस रहे थे, फिर वो रसोई में जाता है, जहाँ तबस्सुम लड़खड़ा कर दवाई खाती है। ये क्या, तबस्सुम की इतनी तबीयत खराब है? और माँ भाभी? तबस्सुम, यहाँ आओ, बैठो। तुम्हारी तबीयत खराब है ना? अरे आप इतनी जल्दी कैसे आ गए आज? मेरा ऑफिस का काम जल्दी हो गया था, इसलिए आ गया। मेरे साथ चलो। माँ भाभी, मेरे सामने आइए। जतिन तबस्सुम को हॉल में ले आता है और अपनी माँ और भाभी को चीख चीख कर बुलाता है। अरे क्या बात है जतिन बेटा, तू इतनी जल्दी आ गया और चिल्ला क्यों रहा है? हाँ देवर जी। बस आप दोनों ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत कीजिए। जानता हूँ आप तबस्सुम को पसंद नहीं करते हो, इसीलिए आपको उसकी हालत भी नहीं दिखाई दे रही है। उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, फिर भी वो घर का सारा काम कर रही है। आप दोनों ने उस पर इतना बोझ डाल दिया है कि उसने मुझे तक नहीं बताया। बताइए आपने ऐसा क्यों किया? वो तो अच्छा हुआ आज मैंने घर आकर खुद अपनी आंखों से सब देख लिया। बड़ी आराम से आप दोनों बातें कर रहे थे। आपको तबस्सुम के मुस्लिम होने से इतनी दिक्कत है तो मैं चला जाऊंगा। आपके लिए उसने खुद को बदल लिया। फिर भी जतिन, रहने दीजिए। जतिन की ये बात सुनकर सास और जेठानी को अपनी गलती का पछतावा होता है। माफ कर दे जतिन बेटा, बहू मैं सच में इतनी अंधी हो गई थी कि मैंने तबस्सुम की अच्छाइयों को भी नजरअंदाज कर दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। माँ जी माफ कर दीजिए। ससुराल के पहले दिन देवरानी ने मुझे कुछ नहीं कहा था। मैंने जानबूझकर आपको झूठ बोला। आप तीनों मुझे माफ कर दीजिए। मैं इतनी खुदगर्ज हो गई कि मैं सारा काम तबस्सुम पर डाल देती थी। कोई बात नहीं बाजी, मैंने आपकी और अम्मी जान की बातों का बुरा नहीं माना। आप मेरे अपने हैं। जतिन बेटा, बहू ने मुझे माफ कर दिया। मैं वादा करती हूँ आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सुनकर जतिन अपनी पत्नी और माँ को गले लगा लेता है, जिसके बाद सास और जेठानी तबस्सुम के साथ ससुराल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। मिता एक गरीब औरत थी। अभी कुछ दिनों पहले ही उसने अपने 2 बड़े बेटों की शादी की थी और अब वो अपनी 2 बहुओं, 4 बेटों और पति के साथ रहती थी। सुनिए जी, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहू तुम अपने ससुर जी के पास से हिलना मत, मैं बस अभी इनके लिए दवा लेकर आती हूँ। अरे सुष्मिता, क्यों परेशान होती हो? बस यहीं बैठी रहो। इसमें परेशानी की क्या बात है जी? आपकी तबीयत खराब है, मुझे दवा तो लानी ही है। अरे मैं तो ऐसा ही हूँ, कभी कम बीमार तो कभी ज्यादा। तुम मेरी चिंता मत करो। और वैसे भी बेटों की भी अभी तनख्वाह नहीं मिली है, तो तुम कहाँ से दवा लाओगी? मैं उनमें से नहीं जो बस अपने बेटों पर ही निर्भर रहूं। मैंने अभी पड़ोस वाली शकुंतला की बहू के कपड़े से लेते, बस उन्हीं से काम हो जाएगा। आप बस कुछ देर मेरा इंतजार कीजिए। सुष्मिता ऐसा बोलकर चली गई। उसने अपनी पड़ोसन से अपनी मेहनत की कमाई के पैसे लिए और फिर वो अपने पति गोधन की दवा लेने चली गई। सुष्मिता का परिवार बहुत ज्यादा गरीब था, इसीलिए इस उम्र में भी उसे काम करना पड़ता था।
ऐसे ही दिन बीत रहे थे। सुष्मिता की दोनों बहुएं भी बहुत संस्कारी और घरेलू थी। वो इतनी ज्यादा घरेलू थी कि वो घर के अंदर भी अपना घूंघट नहीं हटाती थी। माँ, खिचड़ी तैयार है। अच्छा बहू, एक काम कर, तू खिचड़ी को कटोरे में निकाल दे, मैं इन्हें खिला दूंगी। नहीं माँ, आप रहने दो, बाबा को खिचड़ी मैं खिला दूंगी, आप वैसे भी काम कर रही हो। तेरा शुक्रिया बहू। रश्मि ने अपने हाथों से अपने ससुर को खाना खिलाया। दोनों बहुएं इसी तरह से अपने सास ससुर की सेवा करती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था कि एक दिन सुष्मिता के दोनों बेटे अचानक शादी करके अपनी बीवियों को लेकर घर पहुंचे। बेटा, सुष्मिता अपने बेटों का हुलिया देखकर ही सब कुछ समझ गई। माँ, मैं जानता हूँ कि आपको ये सब कुछ देखकर झटका लगा होगा, लेकिन माँ, हम इन्हीं लड़कियों से प्यार करते हैं और आज नहीं तो कल हम इनसे शादी कर ही लेते। बस इसी। तुम्हें मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी है, तो इसमें अपने जीवन साथी का चुनाव करने का भी तुम्हें पूरा पूरा हक है। मैं ये नहीं कहूंगी कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन बेटा इतना जरूर कहूंगी कि अपने हालातों और रहन सहन के हिसाब से ही तुम्हें कोई फैसला लेना चाहिए। उम्मीद है कि तुमने सोच समझ कर ही ये कदम उठाया होगा। लेकिन चलो, अब ये सब बातें छोड़ो। बहुओं, मेरे इस छोटे से बंगले में तुम्हारा स्वागत है। रश्मि बहू, प्राची बहू, जरा आकर अपनी देवरानियों का गृह प्रवेश तो करवाओ। रश्मि और प्राची ने सभी रस्मों से अपनी देवरानियों का गृह प्रवेश करवाया। दिया और ऐश्वर्या अपनी जेठानियों को घूंघट में देखकर चौंक गई, क्योंकि वो बड़े घराने की अमीर और मॉडर्न लड़कियां थीं, जिनकी डिक्शनरी में भी घूंघट जैसा वर्ड नहीं था। वो छोटे छोटे कपड़े पहनती थी और बिल्कुल मॉडर्न टेक्नोलॉजी में अपना समय बिताती थी। जेठानी जी, ये दुपट्टे को आपने सर से इतना नीचे क्यों रखा हुआ है? अरे तुम्हें नहीं पता, इसे घूंघट कहते हैं, और अब तुम भी इसकी आदत डाल लो। घूंघट? ये तो पुराने जमाने के लोग करते हैं, हम भला ये क्यों करें? और आपको इससे परेशानी नहीं होती है क्या? जब आदत हो जाती है ना, तो फिर किसी चीज से परेशानी नहीं होती। जो भी हो, लेकिन ऐसी अजीब सी आदत हम तो बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। ऐसे बोलकर दोनों अमीर मॉडर्न बहुएं अपने अपने कमरों में चली गईं। अपने ससुराल का माहौल देख दोनों अमीर बहुएं हैरान थीं। अगले दिन दिया और ऐश्वर्या दोनों ही शॉर्ट ड्रेसेस पहनकर बाहर आईं। नमस्ते माँ जी। बहू, ये तुमने कैसे कपड़े पहने हुए हैं? आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं क्या सासू माँ? देखो बहू, मैं तुम पर कोई रोक टोक नहीं लगाऊंगी, लेकिन मेरे घर के माहौल के हिसाब से ही तुम्हें चलना होगा। भूल जाइए, हम आपकी बड़ी बहुओं की तरह से घूंघट करके साड़ी वगैरह में बिल्कुल नहीं रह सकते। और हाँ, अभी मेरा बहस करने का मन नहीं है, तो मैं तो चली शादी के बाद का अपना पहला स्पा ट्रीटमेंट लेने। और हाँ, मैं भी चली अपनी फ्रेंड्स के साथ किटी पार्टी करने। दोनों बहुएं अपने ससुराल के पहले दिन ही शादी के बाद की रस्में करने के बजाय बाहर चली गईं और बिल्कुल शाम को घर लौट कर आईं। कहाँ गई थी? क्यों बताएं? और वैसे भी इस छोटे से घर में सारा दिन रहना हमारे बस की नहीं है, इसीलिए आप हमसे ज्यादा सवाल मत कीजिए। दिया ऐसे बोलकर अपने कमरे में चली गई। ऐश्वर्या भी उसके पीछे पीछे अपने कमरे में ही पहुंच गई। दोनों बहुओं ने उस दिन घर का कोई काम नहीं देखा और रात को खाना खाकर सो गई। उनकी ये हरकत अपनी आंखों से उन दोनों के पतियों ने भी देख ली थी, लेकिन वो उन्हें कुछ भी नहीं बोल पाए। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। दोनों घूंघट वाली बहुएं तो पहले की ही तरह अपनी सास, ससुर और पूरे घर का ख्याल रखती थी, लेकिन अमीर बहुओं को इस सब से कोई भी मतलब नहीं था। वो बस अपना सारा सारा दिन बाहर घूमने फिरने में ही खर्च कर देती थी। राज, मैं नहीं जानती, आज मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, तो मुझे उसे गिफ्ट देने के लिए पैसे चाहिए। ऐश्वर्या, मेरे पास पैसे नहीं है, घर में बाबा बीमार है, उनकी दवाई, घर का खर्चा, तुम्हारे खर्चे, मैं इतना सब कैसे संभाल पाऊंगा? रहने दो, तुमसे तो कहना ही बेकार है। जब भी तुमसे कुछ मांगती हो तुम सिर्फ मुझे सलाह ही देते हो। न जाने मेरी मति मारी गई थी जो मैंने तुमसे शादी की। मेरे बाबा सही कहते थे कि मैं इस घर में कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने मुझसे शादी करके गलती कर दी? हाँ, लगता है। और हाँ, एक और बात, अब मुझे तुमसे 1 रुपया भी नहीं चाहिए। मैं चली अपने बाबा के बैंक बैलेंस से शॉपिंग करने। ऐश्वर्या ऐसा बोलकर चली गई। दोनों पति भी अपनी मॉडर्न बीवियों से तंग आ चुके थे, लेकिन वो उनसे कुछ बोल नहीं पाते थे। ऐसे ही एक दिन रात के समय अचानक ही गोधन की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। बाबा, बाबा चिंता मत कीजिए, मैं अभी एम्बुलेंस को बुलाता हूँ।
सभी बहुत घबराए हुए थे कि तभी दिया और ऐश्वर्या कमरे से निकल कर आईं। वो दोनों काफी तैयार थीं, जैसे कहीं जा रही हों। बहुओं, कहीं जा रही हो क्या? जी माँ, हम क्लब जा रहे हैं। क्लब? देखो बहुओं, मैं तुम्हें कहीं भी जाने से नहीं रोकूंगी, लेकिन अभी इस समय तुम्हारे ससुर जी बीमार हैं। अगर तुम्हारे मन में अपने सास ससुर की जरा सी भी इज्जत है तो तुम आज कहीं भी मत जाओ। आपके यही ड्रामे ही खत्म नहीं होते हैं। अरे ससुर जी तो सदाबहार ऐसे ही हैं। इनकी इतनी क्या चिंता करनी। आज तबीयत खराब है, कल को फिर सही हो जाएंगे। ना जाने कब इनकी ये जिम्मेदारी हमारा पीछा छोड़ेगी। दिया ऐसे ही अपने बीमार ससुर को अल पल बकने लगी। उसकी बातें सुनकर उसके पति राम को गुस्सा आ गया और वो चिल्ला कर बोला, बस बहुत हुआ, बंद करो अपनी ये बकवास। अरे अगर तुम मेरे बाबा को हमदर्दी नहीं दिखा सकती हो तो उन्हें ऐसी बातें तो मत सुनाओ। अरे अगर आज यहाँ मेरे बाबा की जगह तुम्हारे अमीर पापा होते, क्या तभी तुम यही बात कहती? ये परिवार अब सिर्फ हमारा नहीं, तुम्हारा भी परिवार है। तुम भी इसी का ही हिस्सा हो। और हाँ, अगर तुम ऐसा नहीं मानती हो, तुम्हारे लिए तुम्हारे शौक, तुम्हारी अमीरी ही सब कुछ है, तो तुम्हें वही मुबारक। तुम हमें छोड़कर जा सकती हो। मैं कोई ऐसी पत्नी ले आऊंगा जो मेरे परिवार का ख्याल रखे, और तुम किसी ऐसे लड़के से शादी कर लेना जो तुम्हारे शौक पूरे कर सके। यही सब मैं तुमसे भी बोलना चाहता हूँ ऐश्वर्या। अगर आज तुम कहीं भी गई तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल दूंगा। दोनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को बहुत सुनाया। उनकी बातें सुनकर दिया और ऐश्वर्या को अपनी गलती महसूस हुई। हमें माफ कर दीजिए ससुर जी, सासू माँ और आप भी राज जी। हम अपनी अमीरी में कुछ ज्यादा ही अंधे हो गए थे, लेकिन अब हमें सब साफ नजर आ रहा है। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। मैं भी माफी चाहती हूँ आपसे राम जी। आप मुझे मत छोड़ना, मैं आपके तरीकों से रहने को तैयार हूँ। घबराओ मत बहुओं, तुम कहीं नहीं जाओगी। बस हाँ, तुम्हें अपने माहौल के हिसाब से सब कुछ समझना होगा। ऐसा करने से सब सही हो जाएगा। सुष्मिता ने अपनी बहुओं को खूब समझाया। अब उन्हें सब कुछ समझ आ चुका था। उस दिन के बाद से दिया और ऐश्वर्या ने भी घर में रहकर घर के कामों को करना सीखा। वो कुछ अपनी जेठानियों को बताती तो कुछ उनकी जेठानियां उन्हें, और सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे।